हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आपके ऊपर 498A का भी केस हो गया। अब देखिए क्या होता है कि जब भी 498A का केस आपके ऊपर होता है तो बहुत पैनिक सी सिचुएशन हो जाती है। पैनिक मतलब एक क्रिमिनल केस आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर हो गया है, तो अब करें क्या। ऑब्वियसली आप अपने वकील साहब से कंसल्ट करने इमीडिएटली जाते हैं। पर क्या होता है कि मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है कि करेक्ट जो है, एक तो प्रोसेस या प्रोसीजर नहीं फॉलो करने की वजह से ये केसेस जो है ड्रैग भी होते हैं। दूसरा ये होता है सल्यूशन नहीं मिलता है। तीसरा ये होता है कि सालों साल आप केस लड़ भी लेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोई ज़्यादा आपको जो है आप प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाते हो, ना ही जो है आप एक तरीके से चलो आपका इक्विटल तो अगर हो गया तो 8-10 साल लगते हैं, बट कुछ अगर आपने गलती कर दी अपने 498A के केसेस में तो कन्विक्शन का भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है जो सही में सही है, और क्या प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना चाहिए 498A में, ताकि आपका जो एक्विटल है वो एक तरीके से गारंटी हो जाए, और साथ ही साथ आप एक्विटल नहीं, दूसरी पार्टी पे अच्छा खासा प्रेशर भी बना पाएँ कि जो उसने फॉल्स केस किया है। जी हाँ, आप 498A के केस में भी दूसरी पार्टी पे अच्छा खासा प्रेशर बना सकते हैं अगर आप करेक्ट प्रोसेस से लड़ते हैं अपने केसेस। तो आइए मैं आज जो है ये पूरा प्रोसेस बनाऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब बटन दबाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा कि कैसे जो है 498A को आपको ढंग से लड़ना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको हेल्प करेगा आपकी 498A की जर्नी में। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है कि सबसे पहले तो एक कॉल आता है वुमेन सेल से। वुमेन सेल से ये कॉल आता है कि आपकी पत्नी ने ना आपके खिलाफ जो है एक फॉल्स ही होता है वैसे केस, तो मैं फॉल्स ही केस बोलूँगा, एक केस रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, 498A का केस, डाउरी का केस रजिस्टर कर दिया है, तो आप वुमेन सेल आ जाइए, ऐसी करके कॉल आती है। जब ऐसी कॉल आती है तो आप बिल्कुल पैनिक मोड में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये अचानक से वाइफ ने कंप्लेंट कैसी कर दी, और उस कंप्लेंट में है क्या मेरे खिलाफ। मैंने तो कभी डाउरी मांगी ही नहीं, तो फिर उसने कंप्लेंट क्यों की मेरे खिलाफ। देखिए क्या होता है कि जब भी वाइफ साइड कुछ आपसे एक्सपेक्ट करती है मॉनेटरी टर्म्स में या फिर सेपरेशन के टर्म्स में कुछ अगर एक्सपेक्ट करती है, तो उसे एडवाइस किया जाता है कि 498A का केस डाल दीजिए, 85-86 BNS जो अभी नया नाम आया इसका, वो केस डाल दीजिए, ताकि आपकी जो पूरी फैमिली है उस पर एक प्रेशर बने। क्योंकि क्रिमिनल केस होता है। नेचुरली जब आपके पेरेंट्स ने पूरे लाइफ एक ऑनरेबल ज़िंदगी जी है और अचानक से उन्हें पुलिस का फ़ोन आ जाए या आपको पुलिस का फ़ोन आ जाए और कहा कि आप और आपके पेरेंट्स जो है आ जाइए, वुमेन सेल आ जाइए, तो यहाँ पे एक तरीके से पैनिक नेचुरल है, कोई वो उसमें दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हमेशा पैनिक में रहना वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अपने आप को संभालने का आपको जो है मौका मिलना चाहिए, और अपने आप को संभालिए, करेक्ट प्रोसेस फॉलो कीजिए। कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपको जो है कन्विक्शन की तरफ ले जाएगा अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया। तो अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया तो निश्चिंत रहिए। आगे ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो कीजिए और प्रोसेस में सही तरीके का इस्तेमाल करिए, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब भी ऐसे कॉल आता है तो आप पैनिक मोड में चले जाते हैं, तो मीडिएशन के लिए ये लोग आपको बुलाते हैं। अब क्या होता है, वुमेन सेल में जो मीडिएशन होती है वो एक तरीके से औपचारिक मीडिएशन नहीं होती है। वो बहुत इतने, मैं सही में कहूँगा, वो इतने ट्रेंड मीडिएटर्स नहीं होते कि जो आपका सेटलमेंट करा दे। वो एक तरीके से अंडर प्रेशर जो है मीडिएशन होती है। और कई लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं मीडिएशन सेल में। वो ये स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी मैं अब तो अपनी पत्नी को साथ रखूँगा, ये जेवरात मेरे पास हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि उनके लिए आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम में अटैक होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्त्री धन का एडमिशन। आप जो है स्त्री धन वहाँ पे एक एडमिट कर लेते हैं क्योंकि प्रेशर में आ जाते हैं, पुलिस प्रेशराइज करती है। हो सकता है आपके पास स्त्री धन हो भी ना, तब भी आपको वो एडमिट करने को बोल देते कि ये चीज़ आप एडमिट कर दो और ये चीज़ आप उसे वापस कर दो। तो ऐसे में बिल्कुल भी ये चीज़, कोई भी पेपर ऐसा साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ्यूचर में आपके अगेंस्ट ही यूज़ होगा। क्योंकि अगर वाइफ को एक तरीके से मीडिएशन में ही अपर हैंड मिल गया, उसके पास एक प्रूफ आ गया
कि आपके पास उसका स्त्रीधन है, तो वो 406 का केस आपके ऊपर इनिशिएट कर देगी। कुछ भी एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है जब भी मीडिएशन, ऐसी मीडिएशन में आप जाते हैं। और प्रेशर में अपनी वाइफ को वापस मत लीजिए, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप प्रेशर में लेंगे फिर वो और 2 केस आपके ऊपर फाइल कर देगी और फिर निकल जाएगी। तो अगर आपको अपनी वाइफ को नहीं रखना, वहाँ पे क्लियरली बोल दो मेरे को नहीं रखना, सिर्फ केस के डर से आप ये बोल रहे हैं कि मेरे को रखना है, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। आपको अगर रखना है, नेचुरली रखना है, आपका जो मन है वो कहता है कि नहीं ठीक है एक और चांस देना चाहिए, वेल एंड गुड, आप रखिए अपनी वाइफ को। बट यहाँ पे गलती मत कीजिए कि प्रेशर में आके कुछ भी चीज़ सेटल मत कीजिए। मीडिएशन जब होता है CAW सेल का चांसेस कम ही होते हैं सेटलमेंट या मीडिएशन के, क्योंकि जो मॉनेटरी अमाउंट वाइफ इस टाइम पे डिमांड करती है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आपको यहाँ पे एक असेसमेंट की ज़रूरत है, अपने केस की असेसमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 498 का केस हुआ है, हो सकता है आपके ऊपर मेंटेनेंस का भी केस आए। तो क्या मेंटेनेंस के केस में आप के ऊपर अगर सपोज़ कोई दावा डालती है, वो अगर आपके ऊपर कुछ मेंटेनेंस का केस डालती है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालती है आपकी वाइफ, तो क्या आप वो अमाउंट जो आप देंगे और जो क्या अभी जो वाइफ मांग रही है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है? तो अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बिल्कुल आप आपकी पॉकेट से ही बाहर है, तो वहाँ पे हाथ जोड़िए और मीडिएशन जो है कैंसिल कर लीजिए। अब जब मीडिएशन कैंसिल हो गई तो FIR आपके ऊपर रजिस्टर होगी। FIR अगर रजिस्टर हुई तो अगेन फिर पैनिक होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब FIR रजिस्टर हुई है तो ऑब्वियसली एक क्रिमिनल प्रोसेस ऑन हो गया है। पुलिस जो है आपको कॉल करती है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए, बिल्कुल कोऑपरेट करिए पुलिस के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कब जो है क्वाशिंग के लिए जाना चाहिए, कब जो है नहीं जाना चाहिए। देखिए क्या होता है कि FIR स्टेज पे क्वाशिंग जो है मैं कम ही एडवाइस करता हूँ, क्योंकि FIR स्टेज पे क्वाशिंग पे आपको कोई इंटरिम रिलीफ ज़्यादा नहीं मिलता है। अरेस्ट का चांसेस बहुत कम होते हैं 498A में, तो आपको नो कोर्सिव एक्शन या एंटिसिपेटरी बेल अप्लाई करने की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि पुलिस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रही है, तब आप एंटिसिपेटरी बेल भी अप्लाई कर सकते हैं। बट वैसे आइडियली ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती। बट हाँ, यहाँ पे ये है कि जब आप FIR स्टेज पे क्वाशिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो फैक्चुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर FIR का कंटेंट बहुत ही वीक है तो आप FIR स्टेज पे जाइए, तो चार्जशीट तक जाने का मौका ही नहीं। यहाँ पे आपको एक इंटरिम रिलीफ मिल सकते हैं, स्टे ऑन फाइलिंग ऑफ चार्जशीट तक मिल सकता है, स्टे ऑन जो है अरेस्ट मिल सकता है, नो कोर्सिव एक्शन मिल सकते हैं। तो ये सब रिलीफ आपको मिल सकता है, या फिर बहुत हद तक स्टे ऑन इन्वेस्टिगेशन भी मिल सकता है। तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे भी रोक लगा सकता है कोर्ट। बट केस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके लिए आपको केस जो है देखना पड़ेगा कि आपका केस स्ट्रांग है या नहीं है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जब ये चीज़ आ गई है उसके बाद आपका जो केस जो है चार्जशीट की ओर बढ़ेगा, जो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी, पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करेगी। अब जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो पुलिस सबकी स्टेटमेंट सब कुछ रिकॉर्ड करके एक रिपोर्ट फाइनल कर देती है। इस स्टेज में आप क्वाशिंग के लिए जा सकते हो। ये स्टेज सबसे अच्छी स्टेज होती है जब पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, कॉग्निजेंस ऑर्डर होता है, आपको समन होता है। ये सबसे अच्छी स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टे ऑन ट्रायल मिल सकता है, स्टे ऑन पर्सनल अपीयरेंस मिल सकता है, या इंटरिम ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल भी लिखा हुआ है, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे कि क्या क्या आपको रिलीफ मिल सकते हैं, वो आप गो थ्रू करिए, वो आर्टिकल गो थ्रू करिए। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप चार्जशीट में फाइल हो गई, आप क्वाशिंग के लिए सपोज़ नहीं गए, तो अब आपको डिस्चार्ज पे आर्ग्यूमेंट करना ज़रूरी है। हमेशा जो है डिस्चार्ज स्टेज पे आर्ग्यूमेंट्स कीजिए। अगर आपका केस अच्छा है, आपको आर्ग्यू करना चाहिए डिस्चार्ज पे, और कुछ मेंबर्स को बाहर करना चाहिए, या पूरा का पूरा केस भी आपका डिस्चार्ज भी हो सकता है। इसके लिए भी मेरे पास केस स्टडी आप गो थ्रू करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि कब जो है कंप्लीट डिस्चार्ज पॉसिबल है। अगर आपका केस क्वैश हो गया या डिस्चार्ज हो गया तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप सालों का ट्रायल जो है वो उसी एक साल या मैक्सिमम 1.5 साल में ख़त्म कर देंगे। तो जो हैरेसमेंट है जो 8-9 साल चलनी थी, वो 1 से 1.5 साल में ख़त्म हो गई। चलिए, अब आपका क्वैश नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुआ, अब केस पहुंचा ट्रायल स्टेज पे। ट्रायल स्टेज में आपकी वाइफ की गवाही जो है नोट की जाएगी। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्रॉस एग्जामिनेशन। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे जो है आपका एक्विटल या कन्विक्शन फिक्स होता है। ये स्टेज बहुत क्रूशल होती है। इसमें आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जिसमें आपको वाइफ के वर्जन को कॉन्ट्रडिक्ट करना है।
161 की स्टेटमेंट कन्फ्रंट करानी है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन निकालनी है। तो ये बहुत ज़्यादा काम होता है क्रॉस एग्जामिनेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इंटरेस्टेड विटनेस देखने हैं। अगर आपके केस में इंटरेस्टेड विटनेस है तो कंग्रेचुलेशंस, आपका केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंटरेस्टेड विटनेस क्या होते हैं पहले मैं ये बता देता हूँ। इंटरेस्टेड विटनेस में वाइफ के फादर, मदर, ब्रदर, उसकी सिस्टर, ये अगर गवाही देने आ जाते हैं कोर्ट के अंदर तो ऑब्वियसली ये इंटरेस्टेड विटनेस है। केस आपका इस पे ही स्ट्रांग हो जाता है। बट हाँ, कंप्लीट गारंटी एक्विटल की तभी होगी जब आप ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन स्टेज में अपना ढंग से क्रॉस करेंगे 498A के केस में। दूसरी चीज़ ये होती है, कई बार देखते हैं कि हम पेरेंट्स को हर डेट पे ले जा रहे होते हैं। पेरेंट्स के लिए आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, डिस्चार्ज ट्राई कर सकते हैं, और या फिर परमानेंट एग्जामिशन भी उनकी ले सकते हैं ताकि उनको हर डेट पे आना ना पड़े कोर्ट के अंदर। एग्जामिशन कोर्ट बहुत इजीली दे देता है पेरेंट्स के अगर केस होता है तो कोर्ट इजीली जो है बहुत इजीली दे देता है एग्जामिशन। तो अपने पेरेंट्स की एटलीस्ट एग्जामिशन लीजिए ताकि उनको हैरेसमेंट कम से कम हो। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आपको एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी है कि हमें इस स्ट्रैटेजी से जो है क्रॉस करना है। आपको जो है दूसरे से सच नहीं उकलवाना, वो होगा भी नहीं। आपको बस दूसरे की जो क्रेडिबिलिटी है वो हिट करनी है। जब वाइफ साइड अलग अलग स्टेटमेंट देती है अलग अलग फोरम में, सब वो डीवी में कुछ और बोला, डिवोर्स में कुछ और बोला, इधर कुछ और बोल रही है, तब आप परफेक्टली उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको ऐसे तैयार करने हैं जो उसकी जो एक तरीके से उसकी क्रेडिबिलिटी को अच्छी तरह हिट करे। तो जब ऐसा होता है, जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तब आपका केस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो है आप एक तरीके से एक आगे फ्रंट फुट पे आ जाते हैं एक तरीके से, मैं आपको सही बोलूँ। और वहाँ पे प्रेशर बिल्ड करना वाइफ साइड पे ही शुरू हो जाता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे आप वाइफ के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। इवन 340 की प्रोसीडिंग्स आपके जो है केस में इनिशिएट हो सकती है। मैं एक केस लाइव केस बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि उसमें ये हुआ था कि हमने जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ फैक्ट्स को वाइफ को कॉन्ट्राडिक्ट करवा दिया था। जज साहब ने उसी वक्त 340 इनिशिएट कर दिया और वो कम से कम 7 साल से केस चल रहा था, 2 साल से हमारे पास था। विद इन 2 ईयर्स वो केस ऐसे सेटल हुआ क्योंकि क्रॉस में हमने एडमिट करा लिया कि वाइफ ने झूठ बोला है। जब आप झूठ बोलने को एडमिट करा लेते हैं कोर्ट में और 340 की प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है, तब प्रेशर उल्टा हो जाता है। फिर वाइफ आपको सेटलमेंट के लिए बोलेगी, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है उस केस में। क्योंकि देखिए मैट्रिमोनियल केसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लेवरेज किसके पास है। लेवरेज मतलब एडवांटेज किसके पास है। अगर 340 की प्रोसीडिंग्स उसकी के अगेंस्ट इनिशिएट हो रही है तो आप बताइए कि एडवांटेज किसके पास रहा, हस्बैंड के साथ रहा या वाइफ के साथ रहा। तो हमेशा जो है अपना एडवांटेज या 340 का जो भी आपकी प्रोसेस है वो इनिशिएट ऐसे ही होगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जब भी आप 498A के केसेस करते हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स आपकी बहुत दुरुस्त होनी चाहिए, तभी जो है प्रेशर जो है शिफ्ट होगा, तभी जो है आपके फेवर में चीज़ें आएंगी, तभी जो है आगे आपका केस पूरा का पूरा जो है आपके फेवर में डिसाइड होगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन हर एक विटनेस का हो सकता है, वाइफ का हो सकता है, उसके फादर का हो सकता है, उसके भाई का हो सकता है, सबका एक अलग अलग स्ट्रैटेजी उसकी होती है। और आईओ का अलग होगा। आईओ के क्रॉस एग्जामिनेशन में इन्वेस्टिगेशन को लेके आप क्वेश्चंस पूछेंगे उससे। जब आप ये सब चीज़ें क्लोज कर देंगे तब आपका केस जो है फाइनल आर्ग्यूमेंट के लिए जो है एलिजिबल हो जाएगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट में इससे पहले ये भी होगा कि आपका डिफेंस एविडेंस आप लीड करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज रिकॉर्ड होगी जिसमें आप अपना डिफेंस लीड करेंगे। इस स्टेज में आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो है केस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए फिक्स होगा। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में हमेशा जो है रिटर्न आर्ग्यूमेंट दीजिए। कॉन्ट्रडिक्शन जो आपने क्रॉस में निकाली है वो सब पॉइंट आउट कीजिए, कोर्ट के सामने रखिए कि जी जनाब केस ही नहीं बनता है। रीज़नेबल डाउट इस्टेब्लिश कीजिए अपने केस में और अपने केस में ये बताइए कि एविडेंस कितना वीक है या क्रेडिबल नहीं है। मेनली क्रेडिबिलिटी का टेस्ट होता है ट्रायल में। जब आप दिखाएंगे कि एविडेंस ही क्रेडिबल नहीं है, वाइफ की जो भी वर्जन है या उसके रिलेटिव्स का वर्जन रिलायबल ही नहीं है, तब जज साहब कन्विंस होते हैं, तब आपके फेवर में चीज़ें आती हैं और तब जो है 498A का केस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है।
तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये मैंने पूरा प्रोसेस शुरू से एंड तक बताया है। आप मुझे बताइए कमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।